हाय हेलो और नमस्कार। नमस्कार। आज का विशेष प्रोग्राम में मैं अलग सी एक कड़ी शुरू कर रहा हूँ जो अपनी पुराण कथा है उसका गुणार्थ ये कड़ी है और उसमें मैं कुछ कहानियाँ बताने वाला आना काका, जैसे कि हमने भी आपसे कहानी सुनी है। काफ़ी सारे आपके नाते नातियों ने सबने कहानी सुनाई, आपने सुनाई है उनको। तो मेरा ये मानना है कि आपके हर कहानी के पीछे आप हमेशा साइंटिफिक रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हो। तो वो हिसाब से आज आप हमें क्या सुनाने वाले? हूँ। मैं वैसे तो बहुत सी रोचक कहानियाँ हैं हम्म। इसमें। वो अपनी जो पुराण कथा है वो तो रोचक कहानियों से भरी हुई है। अब इतनी सब जो कथा है वो धीरे धीरे करके मैं हम्म। बताऊंगा, हम्म। लेकिन अभी आज जो बता रहा हूँ पहले उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ हम्म। क्यों ये जरूरी है। हम्म। वजह यह है कि जो कथाएं बताते थे उस समय गुरुकुल शिक्षण पद्धति थी। हम्म। तो उसमें क्या होता था कि ये जो कथाएं बताई जाती थी उसका बीज हम्म। यानी कि उसका गुणार्थ ये भी बताया जाता था, तो सबको मालूम रहता था। धीरे धीरे क्या हो गया, फिर अंग्रेजों के ज़माने में और आक्रमणकारियों के ज़माने में वो कथा चालू रह गई लोगों के पास, क्योंकि घर घर में कथाएं चलती गई, लेकिन उसका जो गुणार्थ है वो पूरा गायब हो गया। और उसका एडवांटेज सब ब्रिटिश लोगों ने और फिर आज के राज्यकर्ताओं ने भी लिया। और उन्होंने क्या किया, सिर्फ कथा के कुछ भाग कुछ अंश लोगों को सुनाए। हालांकि मेरा एक ही कहना है, कथा सुनाना है ना तो सुनाओ, लेकिन कुछ वो कथा का आधा अंश सुनाना और आधा नहीं सुनाना, क्योंकि आधा साइंटिफिक है और आधा सिर्फ पहला जो है वो पोर्शन सुना देते थे और अपने बड़े बड़े महापुरुषों को लांछन लगा देते थे। मेरा ये कहना है, आइदर यू एक्सेप्ट एज ए फुल स्टोरी एज रियल और उसको काल्पनिक समझ के छोड़ दो। डोंट एक्सेप्ट। फिर आज ऐसी कौन सी रोचक कहानी हमें सुनाने वाले? आज मैं जो कहानी सुना रहा हूँ वो बालक ध्रुव, हाँ। और उसके बारे में गुणार्थ क्या है वो कथा अपन बचपन से बहुत से लोगों ने ये कथा सुनी भी होंगी, लेकिन पहले मैं आपको एक कथा बता रहा हूँ। लोगों को लगता है ये कथा कब की होंगी, तो मेरे अंदाज से हम, क्योंकि हमारा एंशंट इंडिया पे भी रिसर्च चल रहा, तो 10 से 12 हजार साल पहले की ये कहानी है। आज ये कहानी का मतलब मैं बताने वाला हूँ। तो उस समय में क्या हो गया, ये 12 हजार साल पहले ये लोग आज जो बोलते हैं कि एडी और बीसी, हाँ हाँ हाँ। वो इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने ख्रिस्त पूर्व और ख्रिस्त बाद ये किया। हम ये नहीं चाहते। हमारे जो इतिहास का ग्रुप है, हमारा ये कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर अपन इतिहास नहीं लिख सकते। यदि हिस्ट्री लिखना है, इतिहास लिखना है, तो तब से लिखना चाहिए जब तक मानव जात निर्मित हुई। हाँ। या तो फिर ऐसा कोई पॉइंट होना चाहिए कि जो पॉइंट पे मानव जात करीब करीब खत्म हो गई थी। हाँ। और फिर से उसका पुनर्जीवन शुरू हुआ। तो वो जो समय है, तो अब गए 10 हजार साल में ऐसा समय जब था, वो यानी मनु का महाप्रलय। हाँ। वो महाप्रलय के समय पूरा दुनिया पानी पानी हो गई थी और करीब करीब सब नष्ट हो गया, कुछ बचा नहीं था, केवल कुछ आदमी बचे थे। तो वहां से फिर से मानव जात शुरू हुई। तो अभी हम, हमारी जो एनालॉजी है वो ये है, हम कुछ भी कथा सुनाएंगे तो हम उसको बिफोर डिल्यूज, आफ्टर डिल्यूज, यानी प्रलय पूर्व प्रलय बाद, ऐसा हमने उसका क्लासिफिकेशन अभी रखा है। उस हिसाब से हमारा काम चल रहा है। तो ये जो कथा है ये 10 हजार साल पहले की है। हाँ। मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो इसमें एक उत्तानपाद नामक राजा था। अच्छा। अब वो काफी बड़ा राजा था, उसको 2 रानियां थी। एक उसकी बहुत प्रिय थी और एक अप्रिय थी। हालांकि अप्रिय बड़ी थी, लेकिन जो दूसरी रानी थी वो प्रिय थी। अप्रिय रानी का नाम सुनीति था और प्रिय रानी का नाम सुरुचि था। दोनों का एक एक बेटा था। अब हालांकि दोनों बेटे समान होना चाहिए। हाँ। लेकिन जो प्रिय रानी थी उसका ही बेटा कभी भी राजा के पास जाता था, राजा की गोदी पे बैठता था। और जो दूसरी रानी थी सुनीति, उसका जो बेटा था उसका नाम था ध्रुव। अच्छा, उसका नाम। हाँ। और इसको कभी भी अपने फादर के पास जाने को जगह ही नहीं मिलती थी। एक दिन उसने सोचा कि नहीं, मैं भी इसका हकदार हूं, तो मैं तो जाऊंगा। और वो जिद करके, उसकी माँ नहीं बोल रही थी, फिर भी वो जिद करके गया। और पिताजी को बोला कि मेरे को भी आपके गोदी में बैठना है। अब आखिरी में पिताजी थे, वो फादर तो थे, तो उन्होंने बोला आ बेटा। हाँ। तो वो आने गया तो उतने में उनकी जो दूसरी रानी थी सुरुचि, वो आई दौड़ के। हाँ, प्रिय रानी। और उसने उसको धक्का मार के नीचे गिरा दिया। अच्छा। और उसको बैठने नहीं दिया। तो वहां से उनको दिमाग में
एकदम दुख और उद्वेग आ गया। और वहां से ध्रुव केवल 7-8 साल का था, लेकिन वो घर छोड़ के एकदम जंगल में चले गया। और जंगल में जाके उसने तपश्चर्या शुरू की। और वो ये तपश्चर्या थी, ये इतनी बड़ी थी, लोग बोलते हैं उन्होंने 12 साल तक तपश्चर्या की। अब ये 12 साल की तपश्चर्या के बाद भगवान विष्णु खुद आए और वो बालक को पूछे कि तेरे को क्या होना है, तू क्यों इतनी तपश्चर्या, घोर तपश्चर्या कर रहा। तो बालक ने बताया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, अब मेरे को ऐसा स्थिर पद चाहिए कि जहां से मेरे को कोई भी हिला नहीं सकता। हाँ। तो फिर उनकी 12 साल की तपश्चर्या और उनको जो अढ़ड़ पद मिला, तो स्थिर पद यानी। हाँ। ये जो कहानी आप बता रहे, इसका एस्ट्रोनॉमी से क्या रिलेशन है? और ये जो 12 साल की तपश्चर्या की उन्होंने, तो क्या ये रिसर्च था क्या उनका? हाँ, यही सच बात है। हाँ। कि लोगों को ऐसा लगता था कि तपश्चर्या की यानी भगवान विष्णु का केवल नाम लेते रहे। हालांकि वो भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान विष्णु का नाम लेते थे, ये तो बात अलग थी। लेकिन जब वो पहले 2-3 दिन भगवान का नाम लेते रहे, तो आगे की कहानी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो एक्सप्लेन नहीं है। हाँ। तो कहानी के डिटेल में जाना पड़ता है। अब ये कहानी के डिटेल में जब हम जाते हैं तो ऐसा पता चलता है कि उसी समय नारद मुनि वहां से जा रहे थे। उन्होंने बालक को देखा और उन्होंने वो बालक को पूछा कि तू ये क्यों कर रहा तपश्चर्या। तब वो बालक ने बताया उनको कि मैं इसलिए चाहता हूं कि मेरे को कोई ना कोई स्थिर पद चाहिए, ताकि वहां से मेरे को कोई हिला नहीं सके। तो बोले ऐसा स्थिर पद, ऐसी तपश्चर्या की जगह तुम कुछ खोज करो, कुछ खोज करने के बाद तुम अजरामर हो जाओगे। और वो एक प्रकार का स्थिर पद ही है। डायरेक्शन दिया। तो इतना ही नहीं दिया, तो एखादा रिसर्च में जैसा गाइड अच्छा सब्जेक्ट बराबर बताता है और उसको आगे ले जाता है, वैसा नारद मुनि ने उसको और आगे ले गए। सब्जेक्ट भी बताया करना चाहिए। वो क्या बोले कि अभी की कौन सी जटिल समस्या है समाज के सामने, तो वो समस्या यदि अपन आगे जाए तो उसका आप सॉल्यूशन निकालना। तो उन्होंने फिर समस्या बताई कि आज जहाज के ऊपर लोग व्यापार के लिए, इसके लिए जाते हैं समुद्र में और पूरे गुम जाते हैं, क्योंकि रात के समय उनको कुछ दिखता नहीं, दिन में तो चलते रहते हैं, बट रात के समय उनको कोई डायरेक्शन नहीं रहता, क्योंकि आकाश में कोई उनके पास साधन नहीं रहता। नेविगेशन के उस टाइम कोई साधन नहीं थे। और आप देखेंगे तो अपनी पुरानी जो सब कथाएं हैं उसमें भी केवल अपनी कथा नहीं, ब्रिटिश, ग्रीक, कोई भी कथा पकड़ो तो उसमें गलीवर्स ट्रैवल, सिंदबाद की सफर, तो इसका मतलब ये था कि ये सब लोग कहीं ना कहीं गुम हो जाते थे। तो ये समस्या जरूर थी कि जहाज गुम हो जाना। तो अब इसके लिए इन्होंने इसको बोला कि भैया ये तुम ढूंढो, इसके लिए तू अपनी जिंदगी के 12 साल दे। तो वो कैसा करना, तो उसने मेथोडोलॉजी भी बताया कि तुम हर जगह जाओ, इसमें ऐसा कोई पॉइंट होना चाहिए कि जो पॉइंट लेके ये लोग आगे जा सके। तब ध्रुव ने सोचा और वो सीधा वहां से निकला, जगह जगह पे घूमे कि कहां से अपने को कोई स्थिर पॉइंट दिखता है। वो घूमते घूमते उनको सप्तर्षि मिले, यानी 7 ऋषि। अब ये 7 ऋषियों का भी कथा में योगदान है। तो ये 7 ऋषि जब उनको मिले तो ये 7 ऋषियों ने उनको डायरेक्शन दिया, उनको खगोल शास्त्र क्या है ये समझाया। अब ये समझने के बाद ध्रुव ने पूरा समझने के बाद आगे गए। अब ये समझने के बाद उनको दिमाग में आ गया कि अपने को ऐसा पॉइंट ढूंढना है तो अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो है, ये मैं आपको एक पिक्चर बता रहा हूँ। अब ये पिक्चर में आप देखेंगे तो ये अर्थ है। अब उन्होंने क्या सोचा कि आप लोग क्या बोलते हैं, उनको मालूम भी नहीं था उस जमाने में कि अर्थ ऐसी अपने धुरी पे घूमती है। हालांकि वो उनको मालूम था, उसके सिवाय तो वो एक्सिस निकाल नहीं सकते थे, यानी उतनी स्टडी उनकी हो चुकी थी खगोल शास्त्र में। उनको ये मालूम था कि पृथ्वी ऐसी घूमती है और वो सूरज के पास भी घूमती है, और उसके कारण वो स्थिर नहीं रहने के कारण आकाश पूरा रहता है। आकाश में जो तारे दिखते हैं, कोई इधर दिखता है, कभी नॉर्थ को दिखता है, कभी साउथ को दिखता है, ऐसे वो तारे घूमते जाते हैं। इसलिए फिर उन्होंने क्या सोचा, यदि मैंने इसका एक्सेस बनाया और इफ आई एक्सटेंड दिस एक्सेस टू द लास्ट इन द स्काई, तो कोई ना कोई पॉइंट रहेगा कि जो स्थिर रहेगा। अब वो स्थिर पॉइंट पे कोई स्टार है तो देन इट कैन बी ए डायरेक्शन। तो उन्होंने देखा तो उनको वहां पे एक स्टार नजर आया, और ये जो स्टार था, ये स्टार उन्होंने देखा कि कौन सी डायरेक्शन में रहता है। तो ये हर टाइम नॉर्थ में रहता था,
अच्छा। तो उन्होंने जहां जहां गए थे फिर से देखा जाके हाँ। कि ये स्टार कहीं से भी जाओ वो नॉर्थ में ही दिखता था। अब ये जब नॉर्थ में दिखता था तो नेचुरली इतना आसान हो गया नेविगेशन, क्योंकि ये नॉर्थ है तो उसके अपोजिट साउथ, हाँ। उसके एक बाजू में ईस्ट, एक बाजू में वेस्ट, वेस्ट। हाँ। तो ये चारों डायरेक्शन जब वो जहाज के वालों को मिल गए तो बड़ा ये योगदान बहुत बड़ा था उस जमाने में, और उसके कारण इनको ध्रुव बाल को लोगों ने अप्रिशिएट किया, और इतना ही अप्रिशिएट नहीं किया तो उन्होंने उनको ये जो तारा जो उन्होंने खोजा था वो तारे को उनका नाम दिया। यानी अपन science, ध्रुव तारा हाँ, बोलते हैं उसको, हाँ। वो एक्चुअली नॉर्थ स्टार है, नॉर्थ स्टार। और ये नॉर्थ स्टार को उन्होंने ध्रुव तारे का नाम दिया। अब उनका नाम अजरामर हो गया, आज भी हम ध्रुव तारा बोलते रहते हैं, तो एक जगह से उनकी ये हो गया, हाँ, जैसे स्थान फिक्स हो गया आकाश में। बहुत सारे चीजों हाँ, को साइंटिस्ट का हाँ, नाम देते हैं। तो वैसा फिर उन्होंने पूछा हाँ। कि मेरे को सप्तर्षि जो थे हाँ। उन्होंने भी काफी योगदान दिया। हाँ, हाँ, तो जब उनको दिमाग में आया कि ये तारा कभी कभी दिखता नहीं तारों के जंगल में, हाँ, लेकिन ये जो स्क्वायर और ये तीन तारे, हाँ, ये जो सप्तर्षि है हाँ। आज हम इसको बोल रहे हैं, ये हर टाइम दिखते हैं हाँ, क्योंकि ये बड़ी बड़ी फिगर है। हाँ, तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि ये सप्तर्षि है, इनकी बड़ी फिगर है और इसके स्ट्रेट लाइन में ध्रुव तारा रहता है। तो फिर इनको नाम दिए, वो 7 ऋषि जो उनके साथ हाँ, थे उनके नाम इन्होंने इनको दिया। हाँ, इस तरह से ये सप्तर्षि भी अमर हो गए हाँ, और ये ध्रुव भी अमर हो गया, अमर हो गया। और आज इतिहास में उनका नाम है। हाँ। तो ये उसका पूरा एस्ट्रोनॉमिकल वर्किंग था, हाँ। और हम सिर्फ कथा सुनते रहे, कथा का जो गुडार्थ है वो पूरा भूल गए थे। हाँ, तो शायद है आप सबको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया हो तो ये कड़ी आगे चलने वाली है, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको सब्सक्राइब करने के बाद फिर से आगे की जो कड़ियाँ रहेंगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन इंटीमेशन मिलते रहेगी। नमस्कार। नमस्कार।